मुझे अनुभूति हुई है और जो मेरी धारणा बनी है, विचार बना है, वह मैं आपसे साझा करूंगा। गांधी और अंबेडकर के संबंध में बहुत ही अतिरेक है, अकादमिक जगत में भी और राजनीतिक जगत में भी। या तो इनकी भूरी भूरी प्रशंसा होती है अथवा इनको लोग गालियां देते हैं, और दोनों ही चीजें सभ्य समाज में मान्य नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की उपज होता है। गांधी और अंबेडकर भी अपनी परिस्थितियों की उपज है, और इन लोगों ने, इन दोनों व्यक्तियों ने जो उन्हें उस समय श्रेष्ठ लगा उसको उन्होंने किया। इस संगोष्ठी का जो विषय है कल, आज और कल, इसमें बहुत बड़ा निहितार्थ छुपा हुआ है। कल माने हमारा जो बीता हुआ इतिहास है जिसमें उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई। आज यानी आज के परिवेश में इनको लेकर के किस तरह से राजनीतिक सामाजिक समीकरण बन रहे हैं, घट रहे हैं, क्या इनका दुरुपयोग और उपयोग हो रहा है। और फिर कल यानी कि आने वाले कल में, भविष्य में इनके जो विचार हैं और इनके जो कर्म हैं हमारे समाज के लिए कितने उपयोगी होंगे। इन तीनों चीजों पर ये जो संगोष्ठी है यह विचार करने का आह्वान कर रही है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बहुत बड़ा दिन है आज गांधी जी की दृष्टि से सोचें तो। आज 12 मार्च 2024 और 1930 में आज के ही दिन नमक कानून के विरुद्ध गांधी ने दांडी नामक स्थान से मार्च किया था और अंग्रेजों की अवज्ञा की थी। उसके लिए उन्होंने जो है अवज्ञा करने के बाद जो दंड मिलता है उसको स्वीकार किया था। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, बेटा बात मत करो फोन पर, अगर आपको सुनना है तो सुनो। सभ्य लोगों की सभा होती है जहां इच्छा से तैयार होकर लोग बैठते हैं कि इस विषय पर हमें बातचीत करनी है। मेरे बोलने के बाद अगर आपको कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा भी। संगोष्ठी का मतलब होता है कुछ बातचीत हो, वन वे ट्रैफिक ना चले कि हम आए बोले चले गए, आपने सुना, आपके मन में कोई बात ही रह गई, कह नहीं पाया। हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं जहां संवाद ही जो है हमारे सामाजिक जीवन का आधार। अगर संवाद नहीं है तो फिर तो समाज जीवन क्या है, वो तो शून्य है। गांधी और अंबेडकर को समझने से पहले मैं एक बात और आपके सामने साझा करना चाहूंगा, वह यह है कि जो भारत की दृष्टि है और जो भारत से इतर की दृष्टि है उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसको आप लोग अभी समझ लो। यूरोप और अरब जगत जो है वो एक मसीहा की कल्पना करता है, एक पैगंबर कल्पना करता है और उसकी रोशनी में, उसके आलोक में उसका अनुकरण करता है कि हमें उस तरह से रहना है उसकी बातों को मान करके। अर्थात समाज अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होता है। समाज को लेकर के चलने वाला जो व्यक्ति है, मसीहा है, पैगंबर है, या जो भी वो शब्दों में माने, वो बड़ा है, उसके नीचे समाज है। भारत की दृष्टि से इतर है क्योंकि यहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति दावा नहीं करता, किसी भी युग में न कर सकता है, ना आज न कल पहले, कि मैं कोई मसीहा हूं और मैं कोई पैगंबर हूं और ज्ञान की जो पेटी है मेरे पास रखी हुई है और जो जितना मैंने जाना कह दिया और उसको ही लेकर के आपको चलना है।
ये दावा नहीं करता। किंतु जिस समय गांधी और अंबेडकर हुए, उस समय जो प्रचार तंत्र से भारतीयों का जो जनमानस बन रहा था, प्रचार तंत्र मीन्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो प्रचार तंत्र अंग्रेजों के नियंत्रण से चल रहे थे, विशेष करके प्रेस ही का बोलबाला था, जो आर्टिकल्स लिखे जाते थे और जो खबरें बनाई जाती थी, जो आज भी बनाई जाती हैं, उस आधार पर सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक रूप बनता था। अंग्रेजों के आने के पहले ये चीज नहीं थी। पुनराजागरण से वो आए थे और रेनेसां का अपना एक दौर पूरा करके आए थे और अपने आप में काफी सशक्त और बलवान होकर के, नॉलेज को लेकर के सारा अपने को परिपक्व करके जो है वहां आए थे। हाँ, एक चीज नहीं था उनके पास, धन नहीं था, और उस धन को प्राप्त करने ही यहां आए थे। शुरू में तो उनका उद्देश्य यह था, कुछ व्यापार करेंगे, कुछ यहां का सामान वहां करेंगे तो लाभ होगा। लेकिन जब देखा कि कोलंबस, जब उन्होंने, अंग्रेजों ने अनुभव किया कि जब कोलंबस वहां गया अमेरिका में, और स्पेनिश पिजारो ने जाकर के किस तरह से वहां की जो सभ्यताओं का नाश किया, जिसकी गांधी जी ने कठोर निंदा की है अपने पूरे वांग में, जो है, जो उन्होंने ईसाइयत ने जो विनाश किया उधर के नई दुनिया, जिसको न्यू वर्ल्ड कहते थे, नई दुनिया में जाकर के। कोलंबस और स्पेनिश जो पिजारो था और अमेरिको था, ये कोई प्रेम करने नहीं गए थे अमेरिका में, धन की तलाश में गए थे। और उन्होंने देखते ही देखते जो है कल से, छल से, बल से वहां की जो माया सभ्यता है, एजेक्टिक है, इंका है, उसको नष्ट कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोपीय राष्ट्रों के जो अपराधी तत्व हैं, फ्रांस के, अमेरिका, उधर इंग्लैंड के और जहां के जर्मनी के, वो सब वहां वो डिपोर्ट किए गए, उनको भेजा गया और वो वहां रहने लगे। और रहते रहते उन्होंने ही लड़कर के 1789 में अपना एक अलग यूनाइटेड नेशन बना लिया, जिसको अमेरिका क्रांति कहते हैं अपने इतिहास की पुस्तकों में। वो कोई क्रांति नहीं है, वो यूरोपियन का यूरोपियन से ही लड़ाई है, और उसने अपने को आजाद कर लिया। और सोचिए, उसी मनोदशा के अंग्रेज भी थे और वो यहां आए, उन्होंने जो है व्यापार करने के नाम पर यहां प्रवेश किया, सूरत में फैक्ट्री खोली, और फिर कैसे वो मद्रास और बंगाल गए, सारे इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है। अपने उन्होंने शिक्षा के सारे साधन यहां पर डेवलप किए, बनाए, विश्वविद्यालय खोले। दिल्ली विश्वविद्यालय उनका ही खोला हुआ है 1922 में, हमने नहीं खोला उसको, कलकत्ता, मुंबई और इलाहाबाद। और इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेज 1857 तक भारत के लगभग आधे भाग पर, पूरे भाग पर नहीं, आधे भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल होते हैं। 1857 का युद्ध लड़ते हैं भारतीय। सुनियोजित उनकी कल्पना थी 31 मई को करने की, लेकिन वो 10 मई को विस्फोट हो गया मंगल पांडे से, तो समय के पहले युद्ध हुआ और कई टुकड़ों में हुआ, वो हार गए। और उसके बाद 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का डिस्पैच जारी होता है, घोषणा पत्र, जिसमें वो ये कहती है कि मेरा भतीजा, क्या नाम था जो अंतिम गवर्नर था और पहला वाइसराय था, नाम बताइए। हाँ, अरे मैं 1857 की बात कर रहा हूं। लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर है और पहला वाइसराय है, माने उसके बाद वाइसराय कहा गया माउंटबेटन तक जो है। और पूरा वो डिस्पैच आपको पढ़ना चाहिए जाकर के। और वहां वो विक्टोरिया कहती है कि हम जो है आज के बाद भारतीय नरेशों की 1 इंच भूमि भी अधिकृत नहीं करेंगे। अर्थात एक हद बन जाती है
भारतीय देसी जो नरेश हैं अपने हद में, अपने राज्य में, और ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होकर के और ब्रिटिश सरकार जो है भारत मंत्री रख करके 90 साल तक भारत पर शासन करती है 1947 में जाने के पहले। और 1869 में गांधी जी आते हैं, उसके बाद अंबेडकर आते हैं, और 20वीं सदी के दूसरे दशक में गांधी जी और उसके बाद अंबेडकर इस सार्वजनिक जीवन में हमको दिखते हैं। गांधी इसके पहले अफ्रीका में वहां के जो भारतीय थे उनके हित में और जो काले लोग थे उनके हित में अपना अभियान शुरू कर चुके थे। टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित हो चुके थे। टॉलस्टॉय फार्म हाउस उनको वहां मिला हुआ था। फिर वो यहाँ आए। हालांकि जिन्ना ने इसकी काफ़ी आलोचना की। जब वो पहली बार उनका स्वागत भाषण हुआ तो जिन्ना ने कहा कि भारत आने की क्या जरूरत थी, इनको तो वहीं रहना चाहिए था क्योंकि वहाँ इनकी ज़रूरत थी। काम छोड़ के आ गए। और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उनके सामने ही कोई व्यक्ति जो है उनकी आलोचना कर रहा है उनके स्वागत भाषण में। तो इस तरह का हमारा ये बखूबी समाज रहा है। बातें करेंगे तो बहुत बातें हैं गांधी अम्बेडकर पर, लेकिन समय की सीमा होती है। मैं कुछ कुछ बिंदुओं को आपके सामने साझा करूंगा। उसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन प्रोफेसर केपी सिंह जी देंगे। गांधी के संबंध में कहा जाता है कि गांधी भारतीय परंपरा से, हिंदू परंपरा से पूरी तरह से जो आबद्ध है और मतलब एक बड़ा आश्रमी हिंदू हैं। रघुपति राघव, राजा राम, ये सारा ऊपर का जो आवरण लेकर के ऐसा मान लेते हैं लोग कि जैसे कि पूरा मतलब वो हिंदू धर्म के ध्वजवाहक है। ऐसा बाद में जब मुस्लिम लीग बनी तो उसकी प्रतिक्रिया में गांधी पर इस तरह के आक्षेप लगे। लेकिन गांधी के संबंध में ये जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए कि गांधी जी प्रारंभिक अवस्था में नास्तिक थे, कुछ मानते नहीं थे। बाद में अपनी माता पुतली बाई के प्रभाव में जब आए हो तो उनके ऊपर जो है महामति प्राणनाथ के विचारों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि कृष्ण प्रणामी मत में उनकी माता दीक्षित थी और वो महामति प्राणनाथ जो उसके पहले मतलब छत्रसाल के गुरु थे वो हो चुके हैं हमारे समाज में। बुंदेलखंड का पूरा इलाका प्रभावित था उनसे। कृष्ण प्रणामी मत अभी भी है और उसकी शाखाएं हैं पूरे भारत में। और वहां से उनके अंदर जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जो एक मंत्र है जिसको लेकर के वो काफी जूझे, वो उनके अंदर पनपा। क्योंकि महामति प्राणनाथ के संप्रदाय में वेद, कुरान और सारी गीता इसके सबके समन्वय की बात कही गई है और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई है। और वहां से प्रभावित होकर के सारी चीजें ले आए। बाद में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की बात की। उसमें उन्होंने जो है कहा कि सत्य के लिए हमें जो है आग्रह रखना है किंतु निष्क्रिय। ग्राम स्वराज की बात की। अछूतों के संबंध में जो समस्याएं उस समय खड़ी हो गई थी उसके संबंध में बात की। अम्बेडकर ने भी उस पर बात की। गांधी के बारे में एक भ्रम फैलाया जाता है। देखिए, एक बात मैं आप लोग बता दूं कि जो लोग महापुरुष ऐसे हो चुके हैं उन्होंने जो नहीं कुछ किया भी है उस पर भी बहुत सारी किंवदंतियां बाद में बन गई और उस समय भी खूब लोग बनाए जो है। जैसे कि कहते हैं ना लोग गांधी जी के बारे में कि अरे उन्होंने कहा कि अगर मेरे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे
तो दूसरा गाल दे दो। गांधी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। पूरे गांधी वांग्मय में ये चीज नहीं है कि आपके गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। लेकिन गांधी जी ने बात कही है, एक खास प्रसंग में कही है। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि अरे भाई, तुम्हारा वो जो पहाड़ी उपदेश है बाइबल का, उसमें जो है ईसा ने तुम लोगों को कहा है कि हिंसा मत करो और अहिंसक रहो, तुमको जो एक गाल पर चाटा मारे दूसरा दे दो। यानी अंग्रेजों को बता रहे हैं कि तुम जिसको मसीहा, पैगंबर, नबी या अपना गुरु मान करके पूजा कर रहे हो, वो तो अहिंसा की बात कर रहा है, किसी को जो है मारने पीटने से मना कर रहा है, और तुम लोग अत्याचार कर रहे हो। इस तरह से कुछ लोगों ने बात वहां से उड़ा ली और गांधी के ऊपर चिपका दिया कि गांधी जी जो है कह रहे हैं कि जो है एक गाल पर थप्पड़ खा लो, मारे कोई तो दूसरा भी दे दो, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। एक बड़े परिश्रम से पुस्तक लिखी है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। गांधी, अंबेडकर और लोहिया भारतीय इतिहास की समस्याएं। बहुत बृहद पुस्तक है। हालांकि उन्होंने अपने एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उस पुस्तक को लिखा, फिर भी बेटा सुन लो ध्यान से। कैसे विद्यार्थी हो, आपस में बात कर रहे हो, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप आपस में कर रहे हो, हा? यही छवि बनाओगे अपने विश्वविद्यालय की, कॉलेज की? उस पुस्तक को देखना चाहिए। और अंबेडकर को जाना, धनंजय कीर की पुस्तक पढ़नी चाहिए, जो उन्होंने बड़े श्रम से उनकी जीवनी लिखी, जो है वो हिंदी में अनुवादित भी हो गई है और अंग्रेजी में भी। बाकी इनके अपने कलेक्टेड वर्क्स जो है वो तो है ही, इनका पूरा वांग्मय है। अंबेडकर का पूरा प्रकाशन विभाग से छपा हुआ 21 खंडों में जो है काफी सस्ते दर पर भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है। जो भी उनके कार्य हैं लेखन के, इकट्ठा कंपाइल होकर छपे हुए हैं। गांधी का अपना वांग्मय है ही, और खूब क्रिटिक भी है, समर्थन में भी विरोध में भी, सबको देखना चाहिए। जो उनके शिष्य है वो तो भगवान मान के खूब लिखे हैं, और जो विरोधी है वो विरोध करके लिखा है। कुछ बीच वाले भी लिखे हैं जिसमें एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। रामविलास शर्मा ने गांधी के जो सिद्धांत हैं, जिसको गांधीवाद कहा जाता है, उसको लेकर के एक बात जो है उस पुस्तक की भूमिका में लिखी है। वो कहते हैं कि गांधी के बारे में यह भ्रम फैलाया गया है कि उनके चिंतन के स्रोत विशुद्ध भारतीय है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत उन्होंने टॉलस्टॉय से ग्रहण किया था, जिसका नाम बाद में सत्याग्रह पड़ गया। सर्वोदय का सिद्धांत रस्किन से उन्होंने लिया। भारत ग्राम सभाओं का देश है, यह जो विचार हेनरी मेन से मिली उनको, जिसको गांधीवाद के नाम से गांधीवादी लोग प्रचारित करते हैं। देखा जाए तो ये मुख्य स्रोत जो है ये विदेश का है, विदेशी चिंतकों का है। किंतु टॉलस्टॉय की तरह से गांधी भी सक्रिय प्रतिरोध की प्रशंसा करते थे। जो बातें गांधी चिंतन से निकल के आती हैं वो मैंने 5-7 को नोट किया, उस पर भी आपके सामने बात रख रहा हूं। एक तो जो बहुत बड़ी बात आती है गांधी के संबंध में अहिंसा की, जिसको लेकर के बहुत भारी जो है कोलाहल मचता है अकादमिक जगत में। जो है गांधी जी ने जो 1915 के बाद जब 1919 में उन्होंने आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन।
नॉन कॉन्ट्रेशन मूवमेंट। इसका सीधा सा मतलब है इसके पहले वो अंग्रेजों के साथ कॉरपोरेट कर रहे थे, सीधा सा अर्थ निकल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने घूम घूम करके भारतीयों को कहा कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। अंग्रेज लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके आह्वान पर काफी संख्या में लोग शामिल हुए भी। अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध जीते हैं, आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध भी जीते हैं। तो एक तरफ अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए भारतीयों का आह्वान करना कि आप उनकी सेना में शामिल होकर के लड़ो, उनके खुद के अहिंसा के सिद्धांत को खंडित कर रहा है। और दूसरी तरफ जिस समय गांधी का सार्वजनिक समय है वो क्या है? भारतीयों का स्वराज प्राप्ति करने के लिए स्वाधीनता संग्राम, यही है ना। गांधी अंबेडकर का जो पूरा समय है वह वही समय है जो मैंने अभी पीछे बताया, 1857 से लेकर 1947 का जो 90 साल का जो कालखंड है, जिसमें अंग्रेज रूल कर रहे हैं भारत को, आधे भारत को, उसके बीचों बीच में ये गांधी का अंबेडकर का पूरा समय निकल रहा है। गांधी 1919 का असहयोग आंदोलन, जिसके बीच में खिलाफत का भी एक कॉकटेल है, मिला हुआ है। उसके बाद 1930 का, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, आज के दिन का जो उनका दांडी मार्च है, नमक सत्याग्रह है, और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। ये तीन बड़ा आंदोलन जो है गांधी की अगुवाई में भारत में चला, जिसके बारे में गांधी की जो धारणा है, जो उनकी जो रीति है, जो उनकी नीति है कि हम जो है हिंसा नहीं करेंगे, हम जो है अहिंसक रहेंगे, अत्याचार को सहेंगे, क्योंकि अत्याचार करने वाला अत्याचार सहने वाले के सामने एक न एक दिन, एक न एक समय जो है उसका हृदय बदल जाएगा और वो अत्याचार करना बंद कर देगा। अब ये नीति व्यवहारिक रही कि नहीं रही, इस पर सोचना तो सारे समाज का काम है। और हम देखते हैं कि जो उनके विरोधी है गांधी जी के, वो कहते हैं कि ये जो समाज को कमजोर बना रहे हैं और अहिंसा फैला रहे हैं। बात यहां उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम लोग सोचते हैं। अहिंसा शब्द है, हिंदू धर्म शास्त्रों में अहिंसा शब्द है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह जो है जैन मत में भी हिंदू मतलब धर्म ग्रंथों से ही गया है, वो लोग कहीं से लाए नहीं थे। गौतम महावीर भी क्षत्रिय राजकुमार थे। लेकिन जो अहिंसा है उसको लेकर के जो एक्सपेरिमेंट है गांधी का, वो थोड़ा गड़बड़ है। अहिंसा का मूल भाव यह है कि मन वचन कर्म से अकारण जो है किसी को क्षति नहीं पहुंचाना, और अगर कोई आपको दुख दे रहा है, आपको मारने के लिए आपके सामने खड़ा हो गया, तो उसका प्रतिकार करना हिंसा नहीं है, वायलेंस नहीं है, अपनी रक्षा करना है वो। और ये हमारे समाज की बहुत पुरानी रीति है। आपका सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इस समय तो कि अगर घर में घुस करके कोई आगे आपके और आपको मारना चाहता है तो आप उसको बंद कर दो। रुस्तम फिल्म आई थी तो उसमें चल रहा कोर्ट में मुकदमा, देखो। हालांकि वो खुद ही जाके मार दिया था लेकिन उसने ये बताया कि मैंने डिफेंस में मारा है। तो इस तरह से एक जो अहिंसा वाली उनकी अवधारणा थी, उससे समाज में क्या चीजें आई, अभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की।
कि भारत की शिक्षा इस तरह से हो, भारत की भाषाओं में हो, क्योंकि वो मानते थे कि अगर एक भाषा को सीखने में ही कई वर्ष खपा दिया छात्र ने, तो उसके अंदर कौशल का विकास कैसे होगा। और आज अंग्रेजी लदी हुई है, तो आज के प्रसंग में सोचना ही पड़ेगा कि गांधी जी तो कह के गए थे कि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से कि मतलब हमारा अपनी भाषा में अपना काम होगा, अंग्रेजी आप पर लदी हुई है। तो कल, आज और कल वाली जो बात हो रही है ना, तो उसमें सोचने का विषय है कि जो इन लोग कह के गए, तो हम अभी वहां कहां हैं। आज के दिन क्या कुछ हमने हासिल किया, या मतलब केवल हम उनके ऊपर सेमिनार करा करके और वो मतलब फोटो लगा करके और उनके दिन झाड़ू उड़ू चलवा के सफाई फाई करा के अपना काम कर दिए, गांधी जी की जय बोल दिए। दूसरा उन्होंने कहा ग्राम स्वराज, अपने आप में ग्राम एक यूनिटी होगी और सारे चीजें वहां पर होंगी, कुटीर उद्योग होंगे, लोग अपना काम करेंगे, कोई जो है किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, स्वावलंबी होंगे लोग। स्वावलंबी ग्राम स्वराज की बात करते थे गांधी जी। और आज के गांव को देख लो, सरकार हमारी मुफ्तखोर बना रही है गांव के लोगों को। मैं बड़े कठोर शब्दों में इसको बता रहा हूं आपको। मुफ्तखोर का मतलब है कि आप काम धाम नहीं करो, फ्री में आपको हम देंगे अनाज, गेहूं, चावल, जो भी, और आपके मन में दास वृत्ति हम पैदा करेंगे, भाई फलाने सरकार ने हमको दिया, अब तो हम उसके वो हो गए। ठीक है, जिसने भी शुरू किया हो, लेकिन अगर आज चल भी रही है तब भी ठीक नहीं है। भारत के लोगों को ऐसा भाव आना कि हम अपने पैर पर खड़े रहेंगे, अपना काम करेंगे, इस तरह की चीज गांधी जी चाहते थे। कोई भी जो विचारक है ना, जो चिंतक है ना, उसकी बहुत सारी सब बातें खराब नहीं होती। हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति धरती पर जन्म ले और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन जिए और वो सारी खराब बात कह के ही जाए अथवा सारी अच्छी बात कह के जाए। सवाल ही नहीं है। बड़ा व्यक्ति बड़ा दोष भी रखता है, बड़ा गुण भी रखता है। अगर वो दोष करेगा तो बड़ा दोष भी करेगा, ये भी तय मान के चलिए। इसलिए चीनी कहावत जो है कन्फ्यूशियस की चीन में फैली हुई है। चीन का थोड़ा सा साहित्य पढ़िए आप लोग तो, कि महापुरुष जो है ना बहुत भारी गलती करते हैं, क्योंकि बड़े हैं ना, वो छोटी गलती तो करेंगे ना। तो गलतियां भी गांधी से हुई है और उन्होंने प्रायश्चित भी किया है उपवास करके। उनके पढ़ेंगे अभी आगे, थोड़ा बताएंगे कैसे उपवास करके प्रायश्चित किया। ग्राम स्वराज की बात मैंने थोड़ी संक्षेप में की। एक बहुत बड़ा जो विषय लेके गांधी जी आगे बढ़े वो था हिंदू मुस्लिम एकता। ये खिलाफत के समय जब उन्होंने कहा खिलाफत का प्रश्न जो है हमारा कांग्रेस का प्रश्न है और हम कांग्रेस को इसमें शामिल करेंगे। हालांकि कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, करे भाई कहां इस चक्कर में पड़ रहे हो, हमारा क्या समय हो गया, थोड़ा 5 मिनट दे दीजिए। 2 लोग हैं ना, थोड़ा तैयारी करके आया था। मैं करता हूं 5 मिनट में। क्या हुआ? अच्छा, ठीक। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं उद्धरण प्रस्तुत करने नहीं आया हूं। मेरे पास सैकड़ों उद्धरण हैं उनके, गांधी के और उसके अंबेडकर के। मैं अपना विचार देने आया हूं इन दोनों लोगों को कि मैंने क्या अनुभव किया इनके ऊपर। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रश्न को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया भारत में। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को प्रश्न बनाया कि कांग्रेस का प्रश्न हो, असहयोग आंदोलन तो चल रहा है, इसको उसी में मर्ज कर लो, जोड़ लो। और नारा क्या दिया? हम, यानी ह से हिंदू और म से मुस्लिम, हम का नारा दिया। और देखते ही देखते पूरा हिंदू और मुस्लिम समाज कंधे से कंधा मिला करके चल पड़ा। शौकत अली और मोहम्मद अली जो 2 भाई थे, जिनके नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी वहां बनी है, आजम खां बनवा रहे थे, इन्होंने योगी जी ने उसको बंद कर दिया, जो भी हो, कुछ जांच परख करके।
वो उन्हीं के नाम पर था। शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई, अली बंधु। डॉक्टर अंसारी जो है दिल्ली के ही थे, जिसके गांधी जी रुकते थे, और बहुत सारे लोग मिल गए कि चलो भाई इसको हम सब मिलके साझा करेंगे और अंग्रेजों को यहां से निकाल देंगे। गांधी जी की त्रुटि क्या है, उनकी हद क्या है, सीमा का, यहां पर वो चुक गए। एकता का कोई न कोई आधार होता है, एकता हवा में नहीं होती है। आज भी एकता हवा में नहीं होगी। इंद्रेश कुमार घूम रहे हैं ना, नाम लेकर आ रहा हूं, मुस्लिम मंच बना करके, हवा में नहीं एकता होगी। एकता बनाने के लिए आपको कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, कुछ बात तय करनी पड़ेगी। अब एकता इस आधार पर नहीं होगी, काकीनाडा का अधिवेशन है और वहां पर वंदे मातरम को गाने के लिए कोई खड़ा हुआ और जब उसने 4 लाइन गाया, वो जो शुरू की पंक्तियां जो आप लोगों को याद है, बाकी तो पूरा याद नहीं है, तो अली बंदियों ने विरोध किया कि नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं गाना है, आधा ही गाओ, बुत परस्ती इसमें, दुर्गा की उपासना है। वो आधा वो रुक गया, तब से आधा गाया जाता है, पूरा नहीं गाया जाता। अर्थात जब आप हिंदू मुस्लिम एकता कायम कर रहे हो तो आपको ये तय करना ही पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान का सम्मान करे और मुसलमान भी हिंदू का सम्मान करे, उसकी पूजा पद्धतियों का सम्मान करे, उसके रीति रिवाजों का सम्मान करे, उसके देवी देवताओं का सम्मान करे। केवल कह देने से एकता नहीं होगी कि हाँ जी एकता हो गई, हमको कोई धरना देना, धरना हमने दे लिया, एकता हो गई। समाज की एकता समाज के विचारों से संचालित होती है। और गांधी यहां चुप कर गए, उन्होंने तैयारी नहीं किया, कोई प्रैक्टिस नहीं किया, कोई उस तरह की वार्ता नहीं की बैठ करके समाजों में घूम करके। एक हल्ले में एकता कायम करने का प्रयास किया, खिलाफत के नाम पर हम उनका साथ दें और वो भी हमारे साथ रहें। और ज्यों खिलाफत नष्ट हुई, मालाबार में दंगे हुए मोपलाओं के, हिंदू मारे गए वहां पर बहुत बड़ी संख्या में। और उसके बाद हम देखते हैं पूरा ये छिन्न भिन्न हो गया, सारा देश मट गया। और हम आज ऐसे कगार पर हैं कि आज भी हम एक देश में रहते हुए एकता के सिद्धांत को, एकता के विचार को बैठ करके हल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक समस्या उस समय थी गांधी के सामने, उन्होंने कोशिश की लेकिन उस तरह से पूरी तैयारी से नहीं कर पाए, इसलिए फेल हो गया। लेकिन एक कोशिश आज भी करनी पड़ेगी। अगर गांधी के बारे में बात कर रहे हैं और ये समस्या है उस समय की, तो आज भी ये समस्या है, हमें इसको दूर करना ही पड़ेगा। क्योंकि ख्याली पुलाव से कोई चीज चलने वाली नहीं है। बताना पड़ेगा हमको कि मतलब हमारी रीति ये है, आपकी रीति ये है, आप अपने से करो, अपने से कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? मुसलमान हिंदू को स्वीकार कर ले, हिंदू मुसलमान को स्वीकार कर ले, बात खत्म। लेकिन आप सार्वजनिक रूप से निंदा करेंगे कि हिंदू काफिर है, उस कुफ्र कर रहा है, वो हमारे बराबर नहीं है, हीन है, तो कहां से एकता होगी? या हिंदू कहेगा कि वो मलेच्छ है और वो हमसे हीन है, उसके पास हम नहीं जाएंगे, तो एकता कहां होगी? नहीं होगी एकता, भाषण देने से नहीं होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने इस पर काम करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए, वो अलग बात है। एक बहुत बड़ी समस्या गांधी और अम्बेडकर दोनों के साझे में जो आई, वो थी डिस्प्रेस क्लास की समस्या, अछूत वर्ग की समस्या थी। 5 मिनट, अच्छा, ठीक है। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक हिंदू समाज का वर्ग जो है अनटचेबल स्थिति में था, जिसको लेकर के ईसाइयों ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया, क्योंकि प्रचार के साधन उनके पास थे, प्रेस था, सारा उनका अखबार थे अंग्रेजी, हालांकि हिंदी भाषा के अखबार उनके खिलाफ रहते थे, आज भी रहते हैं,
कि भारत में तो हिंदू धर्म जो है इस तरह का पिछड़ा हुआ और इस तरह की सामाजिक उसकी स्थिति है कि यहाँ तो एक वर्ग जो है अछूत स्थिति में पड़ा हुआ, उसका कोई अधिकार नहीं है, ये है वो। हालांकि वे स्वयं जो है यूरोपियंस लोग जो है अमेरिका के इंका, एग्जेक्टिव और माया सभ्यता के लोगों को नाश करके आए थे यहाँ पर स्वयं करके आए थे, लेकिन वो सारा चीज छुपा हुआ था, अभी छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात तो कर रहे थे कि ये बड़ी खराब स्थिति है और ये लोग ईसाई बन जाए तो अच्छा है, हम उनको सम्मान देंगे। अम्बेडकर ने इस पर काम किया, उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए जो है प्रयास किया और गांधी जी ने भी अपने प्रयास किए और इस तरह से पूना पैक्ट जो हुआ गांधी और अम्बेडकर में, हालांकि गांधी अनशन कर रहे थे, समझौता तो मालवीय जी और गांधी में हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अम्बेडकर और गांधी ये दोनों कभी साथ साथ हैं, कभी आमने सामने हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं। बाद में गांधी ने ही उनको संविधान सभा में जो है ले आए नेहरू से बातचीत करके, भाई इनकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, इनको लाओ, इनका उपयोग किया जाए। और अभी सरकार रहे थे कि किस तरह से वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान जो है ठीक होकर के आया। गांधी और अम्बेडकर दोनों अंग्रेजी शिक्षा की उपज हैं। कारण यह है कि अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ने की जो योग्यता है, जो कि संस्कृत में है, आज भी हमारे पास किसी को नहीं है, उस समय भी नहीं थी। तो पढ़ते क्या थे? ट्रांसलेशन, अनुवाद। अम्बेडकर ने सारे संस्कृत के ग्रंथों का जो पढ़ा वो सब अंग्रेजी अनुवाद है और इसलिए वो कहते थे कि संस्कृत मुझे आती नहीं, अनुवाद हमने पढ़ा है, अब जो जैसा मिल लिया हमने पढ़ लिया। तो लिखते हैं कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो संस्कृत होनी चाहिए। इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उसका अभाव था उनको कि मुझे संस्कृत नहीं आती, या नहीं चाहिए थी, नहीं आती। और अंग्रेज जो दुष्प्रचार फैला रहे थे कि यार लोग बाहर से आए और इन्होंने यहाँ पर शासन किया और बाकी लोग जो मूल निवासी हैं और आर्य बाहरी हैं, इसका भी कड़ा खंडन किया उन्होंने अपने पुस्तकों में अम्बेडकर ने, और कहा कि अंग्रेजों की बातें गलत है। अम्बेडकर ने अंग्रेजों के साथ रह करके, अंग्रेजों के साथ रहते थे, वो काउंसिल के मेंबर थे वाइसराय के, और कभी उन्होंने सक्रिय विरोध नहीं किया अंग्रेजों का, अंग्रेजों के जाने तक विरोध नहीं किया उन्होंने। गांधी के आंदोलनों का विरोध किया उन्होंने कि मैं नहीं इसमें आऊंगा, लेकिन वो अंग्रेजों के कूटनीति को समझ गए। उन्होंने कहा कि मुझे भय है कि अंग्रेजों ने अछूतों की दुर्दशा का जो विज्ञापन दिया है उसका उद्देश्य इस दशा को दूर करना नहीं है, वरन भारत की राजनीतिक प्रगति को रोके रखना है। वो जानते थे कि हमारा वो जो भावनात्मक रूप से तो मुद्दा उठा रहे हैं अंग्रेज, लेकिन हमारा सुधार नहीं करना चाहते, इनकी नीयत में खोट है। और इसलिए 2 मिनट दीजिए, उन्होंने अछूत सभा के प्रतिनिधियों से कहा, कोई भी तुम्हारी शिकायतें उस तरह से दूर नहीं कर सकता जिस तरह तुम कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी ही पड़ेगी। बाद में आरक्षण की व्यवस्था आई, सारी चीजें आई, और आज समाज किस तरह से फैला हुआ आप देख ही रहे हैं। एक समन्वय का दृष्टिकोण रहा अम्बेडकर में। मैंने तैयार तो बहुत किया था, लेकिन चूंकि समय कम है मैं यही बात कह के समाप्त करूंगा। 16 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने अम्बेडकर ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा, मुझे इस महान देश के भविष्य के बारे में जरा भी दुविधा नहीं है। संविधान बन रहा था, उसके सामने कहा उन्होंने, कहा कि आज हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से विभाजित हैं। हम परस्पर लड़ने वाले शिविरों में बटे हुए हैं। ये नहीं दिया, तुमने दूसरा दे दिया। और कहते हैं कि संभवतः ऐसे एक शिविर का नेता मैं भी हूं। अरे चेक वाला दे दिया।
मान रहे हैं कि मैं भी जो आपस में टकराहट हो रही उसका एक ग्रुप मैं भी चला रहा हूं, लेकिन कहते हैं कि इसके बावजूद मुझे विश्वास है कि समय बीतने पर और परिस्थितियों के बदलने पर कोई भी ताकत इस देश को फिर से एक होने से नहीं रोक पाएगी। जब भारत विभाजन तय हो गया कि मतलब पाकिस्तान बनेगा और भारत बनेगा, ये बात जब फिक्स हो गई, मतलब तय हो गया कि अब ऐसा होना ही होना है, तो इस स्थिति पर उन्होंने कहा कि इस देश को जो है तमाम तरीके के लोग अपने अपने में लड़ रहे हैं, अपने हितों को लेकर के, मैं भी लड़ रहा हूं उसी में, फिर भी मैं मानता हूं कि इस देश को एक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इतना बड़ा उनका विचार था। व्यक्तिगत जीवन में जो उन्होंने विष पिया, जो उनको लांछित किया गया, जो उनके ऊपर आक्रमण हुए, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, उसके बाद भी कोई द्वेष उस व्यक्ति में नहीं था। उनके नाम पर जो राजनीति भारत में पनपी, उसने लोगों को गालियां दी। हालांकि आज तो सिमट करके वो पता नहीं किस कोने में लोग चले गए हैं, क्योंकि समाज ने उनको हटा दिया। नकारात्मक विचार समाज में नहीं रहता है, सकारात्मक चीज रहती है। नकारात्मक चीज तो आती है चले जाती, कि जूते मारो जी और परवल को भून के खा जी, सब नहीं चलता नारा। सबको साथ साथ रहना है। अम्बेडकर इस बात को जानते थे, इसलिए वो सबके साथ मिलकर के समाज का कितना हित हो सकता है, कितना लाभ हो सकता है, उसके बारे में सोचते थे। गांधी जी भी यही सोचते थे। बड़े लोग हैं, चिंतन है, कहीं पर एक्सपेरिमेंट गड़बड़ होता है, कहीं सही भी होता है, स्वाभाविक सी बात है। हमें आज के समय में गांधी और अंबेडकर को पढ़ना है, उनको जानना है, तो ये तय तो करना ही पड़ेगा कि हम न तो उनकी एक तरफा पूजा करके उनसे ले सकते हैं कुछ, कि सुबह शाम जो है उनको जिंदाबाद नारे लगाएं, और न तो उनकी निंदा करके, क्योंकि निंदा करने से आपका मन खराब होगा। हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा कि जो उनके अंदर गुण थे, जो उन्होंने देश और समाज के लिए श्रेष्ठ कार्य किए। मैंने भाषा की बात की, अंग्रेजी भाषा पिछले 77 वर्ष से आपके सीने पर सवार है। दिल्ली प्रांत जो है भाषा की दृष्टि से क वर्ग में आता है, जहां हिंदी में ही सारा काम होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी छाई हुई है। तो गांधी जी का अगर नाम ले रहे हैं तो कम से कम भारत की भाषा, तो अपनी भाषा को तो उस स्थिति में पहुंचाएं जैसे सारे देशों ने पहुंचा दिया है। या अम्बेडकर की बात करते हैं तो हमारे अंदर की जो संकीर्ण सोच है वो निकल के बाहर जाए। हम लोग अपना काम गैर बराबरी की भावना से करें, समानता की भावना से करें। आपने हमें सुना, हम आपके आभारी हैं। प्रोफेसर लाल जी हमारे गुरु भाई हैं, आपने हमें आमंत्रित किया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।